तो अब करते हैं हमारा पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 13 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में इस पार्ट में बताया जाएगा। पर अगर आप सिर्फ ये देख के आगे बढ़ जाएंगे तो आपको ये पार्ट समझ नहीं आएगा, और समझना ही जरूरी है। तो ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स जो है ये सिर्फ यूनियन के बारे में नहीं बता रहा है, ये स्टेट टू स्टेट के ट्रेड की बात भी कर रहा है, और जो भी जिस तरह के भी ट्रेड होते हैं स्टेट टू यूनियन टेरिटरी में हो रहा है या किसी तरह से जो ट्रेड हो रहा है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भी ट्रेड हो रहा है उसके बारे में बताएगा। ये पार्ट जो हमें ये भी बताता है कि यूनियन कौन सी कंडीशंस के अंदर जो है टैक्स लगा सकता है आपकी स्टेट्स पे, और किस तरह से उनकी फ्रीडम को या तो रोक सकता है या उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है दो स्टेट्स के बीच में ट्रेड को। ये यूनियन के पास पावर है। उसी तरह से स्टेट के पास भी कुछ पावर्स हैं ट्रेड को लेके। यानी मान लीजिए कि हिमाचल और आपका जो राजस्थान है, इन दोनों की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके पास ये पावर है कि वो इस तरह का लॉ बना सकती है या इस तरह से टैक्स लगा सकती है जैसा कि दूसरी स्टेट लगा रही है। तो ये सारी पावर्स और इस तरह का जितना भी फंक्शन है ट्रेड से रिलेटेड, वो सारा आपका पार्ट 13 में आपको देखने को मिलता है। अब चलते हैं हम पार्ट 14 की तरफ। पार्ट 14 में हम देखते हैं कि इसमें आती है सर्विसेज, और ये सर्विसेज सिर्फ यूनियन की बात नहीं हो रही है, यूनियन की और स्टेट्स की दोनों सर्विसेज की यहाँ पे बात हो रही है। अब अगर मैं इस पार्ट का एक एग्जांपल दूं, तो इस पार्ट के अंडर जो एक आर्टिकल है उस आर्टिकल में एक लिखा जाता है कि अगर आपका कोई भी ऐसा ब्यूरोक्रेसी में जो मेंबर है, मान लीजिए कोई एसडीएम है या आईएएस जो भी मेंबर है, उस मेंबर को अगर आपको निकालना हो, अगर आपको उसको रिमिट करना हो, निकालना हो सर्विस से, तो उसको वो इंसान नहीं निकाल सकता जो अथॉरिटी में उससे छोटा है, अथॉरिटी में उस अथॉरिटी से छोटा है जिस अथॉरिटी ने उसको अपॉइंट किया है। तो ये सब और इसकी सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो सारी आपकी सर्विसेज में आती हैं, विच इज इन दी पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने सर्विसेज वाला तो बना लिया, लेकिन सर्विसेज के जो मुद्दे हैं, सर्विसेज के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल करना भी जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी है, उसकी अगर मैं आपको रिपोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट की जो ई कमेटी है, अभी उसकी एक रिसेंट रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें इस टाइम पे अगर मैं एग्जैक्ट लिखूं तो 3.87 करोड़, यानी अगर आप ऐसा समझ लीजिए क्लोज टू 4 करोड़ या फिर 3.5 करोड़ से ज्यादा केसेस जो हैं दे आर पेंडिंग एंड अप्रोक्सीमेटली 85,000 जो केसेस हैं दे आर पेंडिंग सिंस 30 ईयर्स, सिंस द लास्ट 30 ईयर्स, पिछले 30 साल से 80 से 85,000 केस ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, 30 साल से उनका सोल्यूशन नहीं मिला। इस तरह के केसेस भी हैं। तो जब इतना ज्यादा बर्डन्ड है हमारा जुडिशरी, तो अगर सर्विसेज वाले जो लोग हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं इतना ज्यादा, अगर उन लोगों को एक स्विफ्ट मैकेनिज्म ऑफ जस्टिस नहीं मिलेगा तो हमारी सर्विसेज पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ठीक, तो इसी सब चीज को मद्देनजर, इसी सब चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक अलग तरह का एक बॉडी बना दी जो कि सर्विसेज के लिए बनाई गई। सर्विसेज में जितने भी पब्लिक सर्विस में आपके मेंबर्स हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इसमें पब्लिक सर्विस में, उन सब के लिए एक स्विफ्ट मैकेनिज्म ऑफ जस्टिस के लिए बनाया गया आपका ट्रिब्यूनल्स, जो कि पार्ट 14A में डाला गया। इस ट्रिब्यूनल्स का एक अलग चैप्टर है आपकी बुक में, उस चैप्टर को हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ट्रिब्यूनल्स जो था, इतना याद रखिए, ये सर्विसेज की जस्टिस के लिए। अब आपने देखा कि एक जगह सर्विस आई, फिर उसके बाद उसका ट्रिब्यूनल आ गया, तो इस तरह से आपको इंटरलिंकिंग करना आसान हो जाएगा। अगर आपको ये दो आर्टिकल, ये दो पार्ट याद हो गए तो इसके ऊपर वाले दो भी हो जाएंगे। तो अगर आप इस तरह से इस चीज को पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक, तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है, इट इज पार्ट 15। पार्ट 15 में आपका इलेक्शंस के बारे में बात होती है। पार्ट 15 में इलेक्शंस के बारे में बात होती है। इलेक्शन कमीशन जो है उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर होंगे। हालांकि ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअल में स्पेसिफाई नहीं करता है, कई बार एक भी होता है, कई बार 3 भी होते हैं। शुरू में सिर्फ 1 होता था, अब इस टाइम पे 3 है। और अगर करंट की बात करूं तो सिर्फ 2 ही हैं, हमारा एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और एक इलेक्शन कमिश्नर है साथ में। जो दूसरा इलेक्शन कमिश्नर है वो अभी उसकी सीट जो है वो अभी खाली है। वो प्रेसिडेंट चाहे अपॉइंट कर सकता है, और चाहे उसे ऐसा लगे कि बर्डन उतना नहीं है तो वो अपॉइंट नहीं भी करेगा, नॉट अ बिग डील। तो इस तरह का जितना भी आपका इलेक्शन कमीशन जो है उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारा इसमें आएंगी, प्लस इलेक्शंस के रिगार्डिंग क्या नियम होंगे, किसकी क्या पावर्स हैं,
और किस तरह से इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे, वो इलेक्शन वाले इस पार्ट में आता है, विच इज द पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पार्ट जो है आपका पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 16 जो है इट इज स्पेशल प्रोविजंस टू सर्टन क्लासेस। आपको शब्दों से ही समझ आ जाना चाहिए कि सर्टन क्लासेस बने, क्लासेस कौन कौन सी जिनको स्पेशल प्रोविजन हम दे सकते हैं, एससी एंड एसटी क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल के जो ट्राइबल्स क्लासेस हैं, इन क्लासेस के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जिनके बारे में आपके पार्ट 16 में आपको बताया जाएगा। अब अगर मैं सिर्फ इतना बता के आगे बढ़ जाऊं तो आपको कंटेक्स्ट समझ नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा कंटेक्स्ट को समझने के लिए इसके बारे में 2-3 चीजें सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कौन से स्पेशल प्रोविजन की बात हो रही है। तो एक स्पेशल प्रोविजन जो एससी एसटी के लिए यहाँ पे दिया गया है कि जो भी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, यानी कोई स्टेट है जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, उसमें कुछ सीट्स आप रिजर्व रखो। देयर शुड बी सम रिजर्व सीट्स फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ पीपल, फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ पीपल। एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, आपकी कुछ सीट्स जो हैं दे शुड बी रिजर्व कहां पे, आपका जो हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल माने आपकी लोकसभा, आपकी लोकसभा, वहां पे भी कुछ आप एससीज के लिए आप सीट्स जो है उनको रिजर्व रखिए कि उस सीट पे सिर्फ एससी खड़ा होगा और वोट सारे करेंगे। उसी तरह से हम देखते हैं कि पंचायत में भी कुछ सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व होती हैं, पर वो रिजर्वेशन इस पार्ट में नहीं आती, वो आपकी पंचायत वाले पार्ट में स्पेसिफाई की गई है। विमेन को इतना रिजर्वेशन मिलेगा, जो आपके एससीज हैं उनको इतना रिजर्वेशन मिलेगा, और एसटीज को ऐसा मिलेगा। एसटीज को रिजर्वेशन एक केस में नहीं मिलता, अगर सारा का सारा एरिया ट्राइबल है, ठीक, तो वहां पे उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे वही लोग आते हैं। अब तो ये थे कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो सर्टन क्लासेस के लिए हैं। अब इन सर्टन क्लासेस में एक और क्लास पहले आती थी जो कि थी आपकी एंग्लो इंडियन क्लासेस, एंग्लो इंडियन क्लासेस। अब इनके लिए भी सीट्स जो थी वो रिजर्व की जाती थी। अब देखेंगे कि 2 सीट्स पहले रिजर्व की जाती थी लोकसभा में इनके लिए, बट अब ऐसा नहीं है। अब ये जो एंग्लो इंडियन की जो रिजर्वेशन है इसको कैंसिल कर दिया गया था 2020 में, और अब इसके लिए कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, क्योंकि इनकी रिप्रेजेंटेशन का जो बेसिक रीजन था वो ये था कि जब तक दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सोसाइटी, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द हाउस ऑफ पीपल बाय द मेथड ऑफ रिजर्वेशन। पर अब ऐसा नहीं है, तो इसको इसलिए कम कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। तो ये था स्पेशल प्रोविजन जो कि पार्ट 16 में। अब हम पार्ट 17 को देख लेते हैं। पार्ट 17 जो है बहुत गर्मा गर्मी में और बहुत बहस में रहता है हमेशा, क्योंकि पार्ट 17 के अंडर जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज आती है, हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र होता है। अगर आप पार्ट जो आपका 17 पार्ट है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 17 के पहले ही आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टेट की, दैट इज हिंदी, एंड दैट टू इन दी देवनागरी स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट? देवनागरी की आपकी स्क्रिप्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको सीधा बताया है कि दिस इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। बट कुछ और भी इसमें चीजें होती हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो एक आर्टिकल है आर्टिकल 348। आर्टिकल 348 जो है, जो कि इसी पार्ट के अंडर आता है आपके ऑफिशियल लैंग्वेज में, जिसमें आर्टिकल 348 बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है एंड जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी या फिर उनकी जो वर्किंग लैंग्वेज होगी दैट इज इंग्लिश, वो आपकी इंग्लिश है। तो जब भी आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स देखेंगे, अगर आप ऑनलाइन देखते हैं तो अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी शुरू होगी ऑनलाइन आनी, पहले हाई कोर्ट्स की आती थी। अगर आप इनको देखते हैं तो मोस्ट ऑफ दीज प्रोसीडिंग्स आर इन इंग्लिश, तब तक जब तक किसी को इंग्लिश आती ही ना हो, तब इफ द जज अलाउज तो वो कर सकते हैं, एंड दैट इज वेरी रेयर। तो मोस्टली इंग्लिश में ही आपकी जो प्रोसीडिंग्स है वो चलती हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स फाइल होंगे सब कुछ जो है वो इंग्लिश में होगा, ये आपका आर्टिकल 348 लिखता है। अब आपने देखा होगा थोड़ा टाइम पहले जो है आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत उसमें रही थी, बहस में रही थी, क्योंकि हिंदी को एक राष्ट्रभाषा बनाने का जो है, मतलब हिंदी को प्रमोट करने के बारे में कुछ बयान दिए थे पॉलिटिशियंस ने, और उसके बाद साउथ के लोग, कुछ बॉलीवुड के लोग भी बहुत उसमें गुस्से गुस्से में आ गए थे कि हाँ, एक ही लैंग्वेज को कैसे आप सुप्रीम रख सकते हैं। बट अगर आप देखें तो इवन द कॉन्स्टिट्यूशन, इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप आर्टिकल 351 को देखेंगे, अगर आप आर्टिकल 351 को देखेंगे तो उसकी जो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है अभी आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। इसका मेन जो मैं आपको अगर इसकी मेन लाइन बताऊं तो इसकी मेन लाइन है कि आर्टिकल 351 में इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, यहां पे ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रमोट हिंदी, टू प्रमोट हिंदी एज अ लैंग्वेज, ताकि सब लोग जो है वो एक कॉमन फ्रंट पे आके एक कॉमन तरह से डिस्कशन कर सकें। कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही स्पेसिफाई कर दिया है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट।
और ये डीपीएसपी नहीं है, इट इज आउट ऑफ द डीपीएसपी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली स्पेसिफाइड है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। तो इस तरह से अगर आपके पास 3-4 आर्टिकल्स होंगे, आपने पार्ट्स को अच्छे से पढ़ा होगा, तो जब आप एक आंसर लिखेंगे और इस तरह की चीजों का यूज करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे, किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का सहारा लेंगे, तो आप सोचिए कि आपका आंसर कितना ब्यूटीफुल बनेगा। तो ये चीजें आप तभी लिख सकते हैं अगर आपको पता हो, और उसके लिए पार्ट्स को पढ़ना अच्छे से जरूरी है। तो पार्ट्स में ये सब चीजें हैं। अब ये हो गया आपका ऑफिशियल लैंग्वेज का पार्ट। और अभी भी हमारे पास हमेशा ये रहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब लिखा हुआ है तब तो हिंदी को प्रमोट करना ही चाहिए, बट नेवर फॉरगेट दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अगर ऐसा लिखा भी गया है तो आज के टाइम के हिसाब से, जहां पे इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में, तो एक ही लैंग्वेज को आप सर्वोपरि नहीं रख सकते हैं, आपको डाइवर्स होना पड़ेगा लैंग्वेजेस में। हाँ, आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हर डॉक्यूमेंट जो है, हर एक जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, आप उसको सेम कर दीजिए, बट यू कैन नॉट प्रमोट वन लैंग्वेज और सबके ऊपर आप वो लैंग्वेज नहीं डाल सकते, क्योंकि डाइवर्सिटी में ही हमारी स्ट्रेंथ है इंडिया की। ये चीज हो गई। अब हम देखते हैं जो आपका पार्ट 18 है। पार्ट 18 जो है, इट इज वन ऑफ द क्रूशियल एंड वन ऑफ द मोस्ट हॉटली डिबेटेड जो पार्ट्स है आपका इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो ये पार्ट लागू हो रहा था। ये है इमरजेंसी प्रोविजंस, जो कि आपका पार्ट 18 में आता है। अब नॉर्मली तो यहाँ पे मैं 18 लिख रहा हूँ, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है उसमें रोमन लेटर्स का यूज किया जाता है, ठीक। तो आपने सिर्फ रोमन लेटर्स का ही यूज करना है। अब इमरजेंसी प्रोविजंस में, इसमें आपकी 3 तरह की इमरजेंसी का जिक्र होता है, जिसको आई एम श्योर कि आप सब लोग जानते ही होंगे। एक इमरजेंसी आती है आपकी आर्टिकल 352 में, वन इज देयर इन आर्टिकल 356 एंड देयर इज आर्टिकल 360। इमरजेंसी के इस पार्ट में इस तरह के आर्टिकल्स हैं जिसमें 3 इमरजेंसी का जिक्र है। 352 इज नेशनल, आपकी जो 356 है दैट इज स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट्स रूल, और यहां पे आपके जो फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है आपकी आर्टिकल 360 के अंडर। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या फिर इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, जहां पे एक स्टेट में प्रेसिडेंट का रूल हो जाता है, प्रेसिडेंट के पास सारी पावर आ जाती है उस स्टेट को गवर्न करने की। अब जब ये पार्ट लागू हो रहा था, जब ये सारा पार्ट डाला गया, तो बी आर अम्बेडकर ने बोला कि मैं चाहता हूं कि ये पार्ट सबसे दबा हुआ रहे, क्योंकि इमरजेंसी जो है किसी भी और कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्सप्लिसिट पार्ट नहीं है इमरजेंसी प्रोविजंस के लिए, जहां पे ये बोला जाए कि यार इस तरह की इमरजेंसी लगनी चाहिए और सारी की सारी पावर जो है वो स्टेट सेंटर के हाथ में आ जाएगी। इसी चीज की वजह से, इसी पार्ट की वजह से इंडिया जो है उसको एक फेडरेशन तो बोला जाता है, बट इंडिया इज अ फेडरेशन विद unitary bias, with unitary bias, and this my friends is called interlinking of the concepts। जो हमने फीचर्स में पढ़ा उसके अगेंस्ट हमने क्रिटिसिज्म किया, फिर यहां से जो भी हमारी सोच डेवलप हुई, फिर हमने पार्ट्स को पढ़ते पढ़ते देखा कि कौन से पार्ट में कौन सा फीचर एप्लीकेबल हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इंटरलिंकिंग। इस इंटरलिंकिंग के बहुत फायदे हैं, तो आपने यही चीज सीखनी है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे। अब इमरजेंसी प्रोविजन के लिए इमरजेंसी कैसे लगानी है, क्या उसकी प्री रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लगाएगा, प्रेसिडेंट किसकी रिकमेंडेशन पे लगाएगा, क्या रिटर्न रिकमेंडेशन पे लगाएगा या सिर्फ वर्बल रिकमेंडेशन पे लगाएगा, कौन सी अमेंडमेंट्स से इन आर्टिकल्स को चेंज किया गया, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इमरजेंसी वाले चैप्टर में आराम से समझेंगे। एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब 76 में जो इमरजेंसी लगी थी, आज तक 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। एक बार आपकी जो चाइना के साथ वॉर हुई थी तब, और 72 एंड देन 76, तो 62, 72, 76 3 बार इमरजेंसी जो हमारे साथ लग चुकी है। जो 76 में इमरजेंसी लगी थी, ये जो इमरजेंसी थी, इसमें कैबिनेट के द्वारा कोई भी रिटर्न रिकमेंडेशन नहीं दी गई थी आपके प्रेसिडेंट को, बट फिर भी वो इमरजेंसी लगी थी, एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट चैप्टर्स ऑफ आवर हिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट चैप्टर्स। उस इमरजेंसी को आज भी सरकारें एक दूसरे के अगेंस्ट यूज करती हैं। अब ऐसा नहीं है, अब अगर प्रेसिडेंट को एक इमरजेंसी को डिक्लेयर करना हो तो आपका जो प्रेसिडेंट है उसको रिटर्न रिकमेंडेशन पे ही वो आपका जो इमरजेंसी है उसको डिक्लेयर कर सकता है। अब एक चीज जो हमने यहाँ पे समझनी है कि इमरजेंसी जो है उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, वो हम एक बार देख लेते हैं। इमरजेंसी जो है उसमें जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आपके सस्पेंड हो जाते हैं। सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड अब भी नहीं होते, 2 फंडामेंटल राइट्स आपके कभी सस्पेंड नहीं होंगे इमरजेंसी में, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21
हम सब सिर्फ इतना पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, हमें इससे थोड़ा सा आगे जाना है। हमें क्या समझना है इसमें कि जब भी इमरजेंसी लागू होती है तो उस टाइम पे आपके फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली कैंसल्ड नहीं होते। योर फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर स्टिल देयर बट द प्रॉब्लम इज कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी एनफोर्समेंट बंद हो जाती है, उनकी एनफोर्समेंट बंद हो जाती है। दिस इज द क्रूशियल पॉइंट। उनकी एनफोर्समेंट बंद हो जाती है। माने आपके पास फंडामेंटल राइट है, आप रखो उसको अपने पास, बट यू कैन नॉट मूव टू द कोर्ट कि आपका फंडामेंटल राइट किसी ने इन्फ्रिंज कर दिया। जब आपके पास रेमेडी ही नहीं है किसी चीज की कि आपके साथ किसी ने आपका फंडामेंटल राइट जो छीन लिया, इफ यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट देन द कोर्ट कैन नॉट प्रोटेक्ट यू। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो रहते हैं बट उनकी एनफोर्समेंट एक्चुअली बंद हो जाती है। तो जब उनकी एनफोर्समेंट ही बंद है तो वो रहे या ना रहे उनकी एक ही बात हो जाती है। बट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 जो कि पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, आर्टिकल 21 जो है वो है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 20 जो है वो कन्विक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन की बात करता है कि अगर आप कन्विक्ट हो गए हैं तो आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं। तो उसमें आपका एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जेओपार्डी, इन शब्दों को बहुत ही इजी करके समझेंगे अगले वाले चैप्टर्स में, बस आप जुड़े रहिए। तो ये चीजें जो है आपकी इमरजेंसी के प्रोविजन में हमें पता लगी। अब हमारे हो गए 18 पार्ट्स। अब हमारे पास कितने पार्ट्स और बचते हैं? हमारे पास 4 पार्ट्स और बचते हैं। अब हम उन 4 पार्ट को एक बार देख लेते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम आपका पार्ट 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके पार्ट 19 में हमें कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस मिलते हैं। अब मिसलेनियस प्रोविजंस वैसे तो कुछ समझ आएगा नहीं, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मिसलेनियस वाले किसी प्रॉपर चीज से रिलेटेड नहीं है, इट्स अ मिक्सचर, बहुत सारी चीजों को मिला मिला के जो भी मिसलेनियस हैं, जो बाकी चीजों में नहीं आ सकते, उनको यहां डाला गया। तो मिसलेनियस प्रोविजंस ये थे कि इसमें से अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको सिर्फ इस पार्ट को समझने के लिए, तो मिसलेनियस प्रोविजन में जो आपके प्रेसिडेंट हैं एंड जो आपके गवर्नर हैं, ठीक है, एंड प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जो है, तो दे आर गिवन द इम्यूनिटी। इनको क्या मिलता है? इनको मिलती है इम्यूनिटी। किस चीज से? अगर प्रेसिडेंट जो है ऑफिस में है, तो ऑफिस में मतलब जब प्रेसिडेंट जो है वो इनकम्बेंट प्रेजेंट प्रेसिडेंट की बात हो रही है, जब प्रेसिडेंट जो है ऑफिस में, तो यहां पे उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस जो है आप नहीं चला सकते, आप उसकी अरेस्ट नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट कैन नॉट बी अरेस्टेड, देयर इज नो अरेस्ट, नो डिटेंशन। ये सब जो है इम्यूनिटी मिलती है आपको, जो है आपका पार्ट 19 के मिसलेनियस प्रोविजंस में। अगर मैं एग्जैक्ट आपके आर्टिकल की बात करूं तो द आर्टिकल इज 361। तो इसके अंदर जो है प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी मिलती है इन सब चीजों से। हाँ, आप क्रिमिनल केस नहीं चला सकते, बट अगर आप 2 महीने का नोटिस देते हैं, 2 months ऑफ नोटिस, तो आप प्रेसिडेंट के अगेंस्ट सिविल केस जो है उसको आप चला सकते हैं। देयर कैन बी एन सिविल केस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। 2 महीने का नोटिस पहले होना चाहिए, उसके बाद आप उसको कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ प्रोविजंस जो है, इट इज जस्ट एन एग्जांपल, इस तरह के कुछ प्रोविजंस मिसलेनियस में पाए जाते हैं, जिनको हम धीरे धीरे आने वाली बुक्स में, चैप्टर्स में इनको कंप्लीट करते रहेंगे। अब आपके पास आता है पार्ट 20, एंड पार्ट 20 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 20 में आता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट ऐसे हैं जहां पे सेंटर और स्टेट के बीच की जो पावर्स हैं उनकी बात हो रही है, यानी कि फेडरेशन जो है, हमने देखा फेडरेशन है, अगर उसके बीच में कुछ चेंज करने की बात हो रही है तो आपको स्टेट्स से भी रेटिफिकेशन लेनी होगी। कुछ स्टेट्स को, यानी आधी स्टेट्स को जो है आपका, जो आपने बिल पेश किया है फेडरल पावर्स को चेंज करने के लिए, अमेंडमेंट वाला जो आपने बिल पेश किया है, वो आपको स्टेट से भी रेटिफाई करवाना पड़ेगा। तो ये सब आपका इसमें अमेंडमेंट में आता है। अमेंडमेंट हमने देख लिया किस तरह की होती है, आने वाले चैप्टर में अमेंडमेंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, दैट इज अबाउट द टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। जब हम अपनी इस बुक को पढ़ते हैं तो हमें ये जो 2 पार्ट्स हैं ये एक्चुअली हमें समझ नहीं आते, हमें ये रटने पड़ते हैं। लेकिन हम ये रटने के लिए थोड़ी बैठे हैं यार, हमें तो पढ़ना है, हमें तो समझनी है ये चीजें। जब तक हमें समझ नहीं आएंगी हमें याद भी नहीं होंगी, और याद हो भी जाएंगी तो लंबे टाइम के लिए याद नहीं होंगी। अगर आज आप इसको दोनों को देख लेते हैं, आपको ये नहीं बोलेंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। हम देखते हैं कि जो हमारा
पार्ट 21 है उसमें 3 जो शब्द हैं वो दिए गए हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं दिया गया। अगर कहीं एंड लगा है तो उसका भी कुछ मतलब है, अगर कहीं इफ लगा है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है। तो इसलिए टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। अब इसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए जो कि टेम्परेरी होंगे, कुछ टाइम के लिए होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो स्पेशल होंगे, जो कुछ स्टेट्स के लिए स्पेशल होंगे, और कुछ ट्रांजिशनल भी होंगे, धीरे धीरे वो ट्रांजिशनल हो जाएंगे। अब सिर्फ इतना ही समझाना है, इसके आगे भी समझते हैं, थोड़ा सा एक कदम आगे जाते हैं। टेम्परेरी प्रोविजंस कौन से थे? देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका इसी पार्ट के अंदर जो टेम्परेरी प्रोविजंस थे वो दिए गया। टेम्परेरी प्रोविजन ये था कि जो आपका सेंटर है या फिर आपका जो यूनियन है वो कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट के 5 साल तक स्टेट लिस्ट जो है, जो आपकी स्टेट लिस्ट है, उसके कुछ सब्जेक्ट्स पे वैसे ही रूल बना सकता है जैसे कि वो एक कंकरेंट लिस्ट हो, जैसे कि वो एक कंकरेंट लिस्ट हो। अब ये जो मैंने आपको बात समझाई ये आप जाके कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ सकते हैं। आपको समझ नहीं आएगी इसलिए इतना सिंपल करके समझा रहा हूं। जो सेंटर है उसके पास पावर होगी किसके अंडर? आपके टेम्परेरी प्रोविजंस के अंडर। 21 पार्ट 21 टेम्परेरी प्रोविजंस में कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए सेंटर के पास पावर होगी कि वो स्टेट के कुछ सब्जेक्ट्स में लॉ बना सके वैसे ही जैसे कि वो एक कंकरेंट लिस्ट में बनाएगा। अब स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट लॉ बनाता है, सेंटर भी बनाता है कुछ केसेस में, दे आर एक्सेप्शंस, बट नॉर्मली स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट ही लॉ बनाता है। यहां पे पावर दी गई 5 साल के लिए कि भाई आप भी सेंटर साहब, आप भी स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट्स वो भी मेंशन किए गए, सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट्स थे जिन पे सेंटर लॉ बना सकता था। एक सब्जेक्ट था कुछ ट्रेड से रिलेटेड सब्जेक्ट था कि ट्रेड के कुछ लॉज जो हैं वो आप बना सकते हैं, जैसे कि आप कंकरेंट लिस्ट में बनाते हैं। कंकरेंट लिस्ट वो होती है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बनाते हैं, ठीक है, आराम से दोनों लॉ बना सकते हैं। अगर दोनों ने लॉ बनाए तो प्रिवेल किसका करेगा, मानी किसकी जाएगी? यूनियन वाले लॉ। तो पहला ट्रेड और दूसरा कुछ लॉज थे, कुछ लॉज बनाए गए, यानी कोई चोरी चकारी करता है इसके सिक्योरिटी के अगेंस्ट जितने भी लॉज हैं, इन दोनों चीजों पे स्टेट लिस्ट में सेंटर लॉ बना सकता है। ये थे आपके टेम्परेरी प्रोविजंस। इसी तरह से एक प्रोविजन जो हमने देखा था जो बहुत ही बहस में रहा था वो था आर्टिकल 370। ये जो हमने पिछला प्रोविजन था जिसकी बात की सेंटर वाला वो था आर्टिकल 369, ये था आर्टिकल 370, ये था जम्मू एंड कश्मीर को लेकर। जब इस आर्टिकल के अंडर जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल पावर्स थी, स्पेशल स्टेटस था, उसको रिपील किया गया, सबसे बड़ा रीजन जो था वो ये दिया जा रहा था कि आर्टिकल 370 जो है वो ऑलरेडी टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन के अंडर है, और ये एक्चुअली टेम्परेरी प्रोविजन के अंडर आता है आपका आर्टिकल 370। तो पॉलिटिशियंस ने बोला था कि अगर आपका 370 है ही टेम्परेरी तो फिर इसको तो हम कभी भी खत्म कर सकते हैं, और एंड में जाके ये खत्म हुआ भी। हालांकि आर्टिकल 370 एज सच खत्म नहीं हुआ, अभी भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाके आर्टिकल 370 को देख सकते हैं। खत्म क्या हुआ है? जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 35A खत्म हुआ है, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर को लोगों को कुछ स्पेशल पावर्स मिलती थी, वो अब खत्म हो गई। वैसे ही स्पेशल प्रोविजंस की अगर मैं बात करूं तो स्पेशल प्रोविजंस हैं जैसे सिक्किम को, नागालैंड को, इन सब स्टेट को और बहुत सारी स्टेट्स को, ये सब आता है 371 आर्टिकल है। उसके बाद ABCDEF इस तरह से चला रहता है। तो ये जो आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स के अंदर कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस रखे गए हैं क्योंकि उन स्टेट्स का जो हिस्ट्री है कुछ इस तरह का है। नागालैंड में नागास को मनाना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल से स्टेट बनी है। मणिपुर का भी वैसा ही था। आसाम से सारी ये निकल के स्टेट्स बनी है। आसाम पहले एक बहुत बड़ा राज्य था, उसके निकल के पहले यूनियन टेरिटरीज बनी है, स्टेट्स बनी है, उसको आगे देखेंगे। तो इन कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, जिनमें एक महाराष्ट्र भी आता है, महाराष्ट्र के पास भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस है। अब ये हो गया हमारा पार्ट 21। मैं इतना उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम पहुंच गए अपने फाइनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें आपका एक आता है शॉर्ट टाइटल, एक एक शब्द करके देखेंगे, कमेंसमेंट, फिर अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड सम रिपील्स। अब यहां आ जाओ। हमने देखा कि सबसे पहले इन्होंने लिखा है शॉर्ट टाइटल, इन्होंने लिखा है शॉर्ट टाइटल, वो आता है आपका आर्टिकल 393। सिर्फ इसको समझिए, इसको रटने की कोशिश कीजिए, सिर्फ समझिए। आर्टिकल 393 में बोला गया कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बस शॉर्ट टाइटल, इतनी सी बात। तो
खत्म हो गया। अब इसको पढ़ के तो ऐसा लग रहा होगा कि यार ये पता नहीं क्या होगा, बट एक्चुअली ये एक ही लाइन का है। इसलिए जब भी कोई ऐसा आपके पास चीज आए जो आपको समझना है, एक बार उसको कन्फ्रंट कीजिए, आप उसको आराम से समझ जाए। ठीक, तो शॉर्ट टाइटल में यही बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जा सकता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन को। अब आता है कमेंसमेंट। ये था आपका आर्टिकल 394। हमने देखा था कि जब हमारा 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो हमने इनेक्ट कर लिया था, मतलब बना लिया था हमने, तो हमारे पास हमने उसको 2 महीने बाद एक्चुअली लागू किया। तो उन 2 महीनों के दौरान हमारे पास कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जो हमने बोला था कि ये लागू हो जाएंगे। ठीक, हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता, सिर्फ कुछ आर्टिकल्स लागू हुए थे, जिसमें थोड़ा सा पार्ट सिटीजनशिप का था जो हमने देखा आपका पार्ट 2 में आया था, 5 से 11 आर्टिकल। थोड़ा सा पार्ट आपका कुछ प्रेसिडेंट का था, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कुछ पार्ट आपका इलेक्शंस का था, वैसे ही इलेक्शन कमीशन का था। ठीक, तो इस तरह से कुछ पार्ट्स जो थे वो उनको अप्लाई किया गया था एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले। वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं वो दिए गए आपके आर्टिकल 394 में, और जिसको बोला गया कमेंसमेंट। ठीक है, वो कमेंसमेंट वाले आर्टिकल के अंडर आते हैं। अब एक और आर्टिकल है आर्टिकल 394A। ये जो आपका पार्ट 22 है, इसमें 4 ही आर्टिकल्स हैं, तीसरा ये, चौथा एक और। 394A के अंडर हमने देखा था कि जो हिंदी है, कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में भी लिखा गया, और ये बाद में हुआ था, हमारी आजादी के बाद की बातें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, उसके बाद जाके कहीं हिंदी में लिखा गया, अमेंडमेंट्स हुई, और 394A में हिंदी जो है उसका अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी की बात की गई। लास्ट है रिपील्स, जो कि है आपका 395 आर्टिकल। ठीक, तो इसमें क्या था, रिपील्स, किस रिपील की बात हो रही है, ये रिपील की बात हो रही है कि हम रिपील कर रहे हैं जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के कुछ प्रोविजंस है उनको, और जो आपका इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का, उसको हम इन दोनों को रिपील कर रहे हैं। इस चीज की बात हुई, हमने इन दोनों चीजों को रिपील किया, बस एक चीज को हमने रखा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में जो प्राइवी काउंसिल थी उसको इसने अबॉलिश कर दिया था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने इसको अबॉलिश कर दिया था। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को अबॉलिश किया, बट 395 में हमने लिखा ये दोनों अबॉलिश हो रहे हैं, बट 1947 एक्ट की जो ये बात है प्राइवेट काउंसिल को अबॉलिश करने वाली, वो अभी भी जारी रहेगी, वो अभी भी सही रहेगी। तो सिर्फ एक एक्ट को रखा गया और बाकी इन दोनों को रिपील कर दिया गया। ये थे आपके पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जिस क्वेश्चन से हमने ये लेक्चर शुरू किया था, हम उसके आंसर पे इस पार्ट को खत्म करेंगे। ठीक, तो हमने देखा कि मैंने खत्म कर दिया आर्टिकल, ये आपका पार्ट जो है पार्ट 22 पे खत्म कर दिया। तो आपको ये पूछना चाहिए कि सर आपने तो बोला था कि हमारे जो पार्ट है वो तो आपने खत्म कर दिया 22 पे, पर आपने बोला था हमारे पार्ट है 25, फिर ये क्या बात बनी। आइए इसको समझते हैं। हमने देखा पार्ट थे 22, हमने देखा कि जो आपका कौन सा पार्ट था, आपका पार्ट था 7, आपका पार्ट 7 यानी जो रिपील हो गया था वो खत्म हो गया था। कौन सा वाला, जो आपकी पार्ट बी स्टेट्स था, इसको खत्म कर दिया, यानी जो 22 पार्ट थे अब वो पार्ट रह गए थे 21, फिर अब वो पार्ट 24 से 25 कैसे हो गए, आपको ये पूछना चाहिए। तो उसका जवाब देते हैं। उसका जवाब ये है कि हमने देखा कि एक पार्ट डाला गया 4A जो कि था फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर हमने देखा कि एक पार्ट डाला गया आपका 9A और एक पार्ट डाला गया 9B, एक पार्ट ए और एक पार्ट ए। हमने देखा कि ये जो पार्ट है इसमें हमारा म्युनिसिपैलिटी आ गया और इसमें हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ गई, और हमने देखा कि हमने एक और पार्ट किया जिसमें कि हमारा जो हमने ट्रिब्यूनल्स जो हमने थोड़ी देर पहले किया, एक और पार्ट ऐड किया गया जिसमें ट्रिब्यूनल्स को लाया गया, तो हमारे कितने पार्ट और हो गए, यहाँ 21 हो गए थे और यहाँ पे 4 और जुड़ गए, तो 21 और 4 25। यह कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि लास्ट पार्ट 22वां है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जो पार्ट्स हैं उनके सब पार्ट्स बनाए गए हैं, उनके साथ कुछ पार्ट्स जोड़े गए, इसलिए क्या है आपका जो है ये सारे पार्ट्स मिलके टोटल बनके 25 बनते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने आर्टिकल्स को थोड़ा सा पढ़ा, कुछ आर्टिकल्स को पढ़ा, और मेनली हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स थे उनको एक होलिस्टिक वे में कवर किया ताकि आपको एक फेयर आइडिया मिल जाए कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के बाद हम एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना शुरू करेंगे। हमारा अगली वीडियो होगी, इसमें जो आपके कुछ शेड्यूल्स बचे हैं प्लस ये जो आर्टिकल्स हैं, ये जो पार्ट्स हैं,
पार्ट्स को याद करने की ट्रिक, शेड्यूल्स को याद करने की ट्रिक और कॉन्स्टिट्यूशन जहां जहां से लिया गया है उसके बारे में थोड़ी सी ट्रिक्स हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।